नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। आर्टिकल में देखो कहा जाता है, हमारे आस पड़ोस के देशों में चाइना का जो इन्फ्लुएंस है लगातार बढ़ता जा रहा है। एक एक करके हम कुछ देशों के एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश की। वैसे तो देखो, शेख हसीना के कार्यकाल में इंडिया के जो रिलेशंस हैं बांग्लादेश के साथ अच्छे हैं। इससे पहले जब खालिदा जिया बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी तो उस समय बांग्लादेश की धरती पर आतंकवादी कैंप चला करते थे जिसको सपोर्ट किया जाता था आईएसआई के द्वारा। इवन इंसर्जेंट्स को भी, जो नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी करते थे, उनको भी पनाह मिलती थी बांग्लादेश में। बट जब से शेख हसीना प्रधानमंत्री बनी हैं, ये सब एक्टिविटीज़ जो एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ हैं वो बंद हो गई हैं बांग्लादेश की धरती पर। एनक्लेव्स के इशू को सोल्व करने के लिए दोनों देशों ने 2015 में एक लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट साइन किया। देखो, ये इशू इंडिया और बांग्लादेश के बीच काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था। मान लीजिए ये इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर है, तो इंडिया की साइड कुछ एनक्लेव्स ऐसे थे जो बांग्लादेश के थे, जहां पे बांग्लादेश की सोवरेनिटी थी। उसी प्रकार से बांग्लादेश की साइड कुछ एनक्लेव्स ऐसे थे जहां पर इंडिया की सोवरेनिटी थी, बट उनको एक्सेस करने के लिए बांग्लादेश की धरती से होके गुजरना पड़ता था। तो इन एनक्लेव्स के लोग काफ़ी सफ़र कर रहे थे। बिजली पानी जैसी बेसिक एमिनिटीज भी उनको नहीं अवेलेबल हो पा रही थी। तो दोनों देशों ने एग्रीमेंट साइन किया कि भैया आपकी साइड जो एनक्लेव है उसको आप रख लीजिए और हमारी साइड में जो एनक्लेव है उसको हम रख लेते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स इशू सोल्व किया। लेकिन देखो, बांग्लादेश में कुछ कंसर्न्स हैं। पिछले कुछ महीनों में कंसर्न्स हैं एनआरसी को लेके। हमारे पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स दी गई जो कि बांग्लादेश के लोगों को चुभ गई। और डेमोक्रेसी में देखो, सरकार पर भी प्रेशर आता है अगर जनता में थोड़ा गुस्सा होता है। तो शेख हसीना थोड़ी नाराज दिखी इंडिया से एनआरसी इशू को लेके। इंडियन गवर्नमेंट का कहना था, हमने असम में एनआरसी इसलिए अपडेट किया है ताकि इलीगल इमिग्रेंट्स की पहचान की जा सके जो ज़्यादातर बांग्लादेश में आए हैं। बट बांग्लादेश की सरकार का कहना है, हमारे देश से आपके देश में इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं गए हैं। तो बांग्लादेश ने शिकायत भी की इंडिया को एनआरसी के इशू पर। तो इंडियन गवर्नमेंट ने बांग्लादेश की गवर्नमेंट को कहा, ये हमारा इंटरनल इशू है, आप इस इशू से चिंतित मत होइए। इंडिया ने देखो कोशिश तो की बांग्लादेश के कंसर्न्स को एड्रेस करने की, बट फिर भी बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, उनके ऊपर प्रेशर है उनके सपोर्टर्स की तरफ से कि चाइना को भी कुछ स्पेस दिया जाए, हमारे देश में चाइना के साथ संबंधों को और ज़्यादा मजबूत बनाया जाए। तो अब कोविड-19 की महामारी आने के बाद क्या हुआ, बांग्लादेश के हेल्थ मिनिस्टर ने चाइना के हेल्थ मिशन को रिसीव किया। दोनों की आपस में मुलाकात हुई। चाइना के हेल्थ मिशन ने बांग्लादेश के हेल्थ मिनिस्टर को कहा, हम इस महामारी से निपटने में आपका पूरा सपोर्ट करेंगे और जब भी वैक्सीन अवेलेबल होगी हम आपकी पूरी मदद करेंगे इस वैक्सीन को आपके देश में अवेलेबल करवाने में। तो ये एक एग्जाम्पल है कैसे चाइना बांग्लादेश में अपना इन्फ्लुएंस लगातार इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। आप एक और एग्जाम्पल लीजिए। अभी हाल ही में कुछ अनयूजुअल हुआ। वैसे देखो, बांग्लादेश आपको पता है पाकिस्तान से अलग हुआ है। आज का बांग्लादेश पहले ईस्टर्न पाकिस्तान हुआ करता था। तो दोनों देशों के बीच जो रिश्ते हैं हमेशा खराब ही रहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान को हमेशा ये ठसक रहती है कि पहले बांग्लादेश हमारा पार्ट हुआ करता था। और बांग्लादेश के अंदर जो उस समय ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, पाकिस्तान की सेना ने बहुत ज़्यादा अत्याचार किया था, एट्रोसिटीज़ की थी। इस वजह से बांग्लादेश के जहन में वो चीज़ें आज भी हैं। दोनों देशों के रिलेशंस अच्छे नहीं रहते। लेकिन अनयूजुअल ये हुआ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने, इमरान खान ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से बात की। खबरें इस प्रकार की भी आ रही हैं, दोनों ने जो जम्मू एंड कश्मीर है इस इशू पर भी बात की। तो ये इंडिया के लिए चिंता की बात है। और देखो, कहा यह जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा
दोनों के बीच एक मीडिएशन का काम किया जा रहा है चाइना के द्वारा, ताकि इंडिया को घेरा जा सके दोनों तरफ से। इसके बाद आप एग्जाम्पल लीजिए नेपाल का। नेपाल के बारे में तो देखो आपको पता है किस प्रकार से जो चाइना की एम्बेसडर हैं नेपाल में अभी फिलहाल, उनका जो इंटरफेरेंस है वो लगातार बढ़ रहा है। वो केपीएस ओली की मदद कर रही हैं प्रधानमंत्री बने रहने के लिए, और इसके जवाब में जो प्रधानमंत्री ओली हैं वो लगातार इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट देते जा रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा भगवान राम नेपाली थे, उन्होंने कहा इंडिया ने हिंदू सभ्यता को हाईजैक कर लिया है, उन्होंने ये भी कहा हमें इंडियन वायरस से ज़्यादा खतरा है। सबसे लास्ट में नेपाल की पार्लियामेंट में एक बिल पास हो गया, उन्होंने एक नया मैप अडॉप्ट कर लिया जिसमें देखो कुछ ऐसा एरिया भी है जो वैसे इंडिया का है। तो कहने का मतलब ये है चाइना की सह पर नेपाल की जो सरकार है वो एंटी इंडिया काम करती जा रही है, और नेपाल में चाइना का इन्फ्लुएंस इंक्रीज होता जा रहा है। नेपाल के बाद आप एग्जाम्पल लीजिए श्रीलंका का। देखो इस कोविड-19 की महामारी से श्रीलंका की सिचुएशन काफ़ी ख़राब हुई है, और इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए श्रीलंका को फिलहाल $500 मिलियन की आवश्यकता है। और श्रीलंका देखो जानता है फिलहाल की सिचुएशन में एक ही देश हमारी मदद कर सकता है, और वो है चाइना। इससे पहले भी चाइना ने श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट को लीज पर लिया। कितने सालों के लिए? 99 ईयर्स के लिए। कोलंबो पोर्ट सिटी को भी बिल्ड किया गया चाइना के द्वारा। लेकिन देखो इन सब चीज़ों के बदले में चाइना अपनी बात मनवाएगा श्रीलंका से। श्रीलंका के बाद आप एग्जाम्पल लीजिए भूटान का। आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था कि भूटान के एक एरिया त्रासीगांग एरिया पर चाइना ने क्लेम ठोक दिया है, जिसका बॉर्डर भी नहीं लगता चाइना के साथ। ये चाइना की एक कोशिश है इंडिया और भूटान के रिलेशंस में दरार डालने का, और भूटान को इंडिया के इन्फ्लुएंस से बाहर निकालने के लिए। इसके बाद आप ईरान का एग्जाम्पल लीजिए, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नहीं आता, लेकिन ट्रेडिशनली ईरान के रिश्ते हमारे साथ ठीक ठाक रहे हैं। हमें वहाँ पर एक रेल लाइन डेवलप करनी थी, लेकिन वो प्रोजेक्ट ईरान ने अब इंडिया से वापस ले लिया। चाइना ने प्लान किया है $400 बिलियन ईरान में इन्वेस्ट करने का। और देखो ईरान को ये लगने लगा, पहले ईरान को लगता था इंडिया के साथ अगर रिलेशंस इंप्रूव होंगे तो धीरे धीरे यूएसए के साथ भी रिलेशंस इंप्रूव हो सकते हैं, क्योंकि इंडिया के यूएसए के साथ रिलेशंस अच्छे हैं। और इसी के चलते छबार पोर्ट के लिए इंडिया ने वेवर ले लिया है यूएसए से, मतलब यूएसए के सैंक्शंस नहीं लागू होंगे छबार पोर्ट पर अगर कोऑपरेशन होता है इंडिया और ईरान के बीच। बट देखो इंडिया इस प्रोजेक्ट को लेके आगे नहीं बढ़ रहा था, ईरान इम्पेशेंट होता जा रहा था। जैसे ही चाइना ने प्लान किया कि हम इतने रुपए इन्वेस्ट करेंगे, तो ईरान को लगा, कॉन्फिडेंस आ गया कि अब ये प्रोजेक्ट हम अपने आप से कंप्लीट कर सकते हैं। वैसे देखो एक रीज़न ये भी कहा जाता है आजकल में, इंडिया को ऐसा भी लगता है कि तालिबान जल्द ही पावर में आ सकता है अफगानिस्तान में, और हो सकता है छबार पोर्ट को लेके जो ये ट्राइलेटरल एग्रीमेंट साइन हुआ था इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान के बीच, तो इंडिया को लगता है कहीं ना कहीं तालिबान इस एग्रीमेंट को मानने से इनकार ना कर दे, तो फिर हमारी सारी जो इन्वेस्टमेंट है अफगानिस्तान में भी और ईरान में भी वो व्यर्थ में चली जाएगी। इसके चलते भी इंडिया ने प्रोजेक्ट को डिले किया, हालांकि ये राइटर का मानना है। तो कुल मिला के देखो ईरान भी अब चाइना की तरफ ज़्यादा जा रहा है। तो इन सब एग्जाम्पल्स के साथ राइटर ये कहना चाहते हैं कि चाइना का जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है वो बढ़ता जा रहा है। इसका एक रीज़न ये भी है, इंडिया की इकोनॉमिक सिचुएशन फिलहाल ख़राब है। चाइना जितनी मदद कर सकता है हमारे पड़ोसी देशों की, हम फिलहाल उतनी मदद करने में सक्षम नहीं हैं। इसलिए हमें लाइक माइंडेड कंट्रीज़ के साथ मिलकर काम करना होगा। जैसे देखो यूएसए, जापान, जो चाइना के अगेंस्ट हैं, जो नहीं चाहते कि चाइना ज़्यादा पावरफुल हो, हमें इन देशों के साथ मिलकर काम करना होगा, ये इंश्योर करने के लिए कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में या फिर हमारे आस पड़ोस के जो देश हैं वो बिल्कुल
चाइना के पाले में ना चले जाएं, चाइना की गोद में ना बैठ जाएं। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।